हर माँ बाप अपने बच्चों के जन्म से ही उनके लिए सपने संजोने लगते हैं, उनके भविष्य की चिंता करने लगते हैं, उनकी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसा मोड़ लेती है कि हमारी सारी प्लानिंग, हमारे सारे सपने हमारी आंखों से गिर के चूर चूर हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। क्या हम अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों को परखने में चूक करते हैं? ₹10 का सिक्का। अरे वाह रतिका, तेरी आंखें तो बहुत तेज है। चलो कुछ खाते हैं इससे। चल चल इसने क्या परेशान किया था। चलो मैं निकलती हूँ, बाय बाय। आज सुन, वो कल ना ज्योग्राफी की नोट्स लेके आना, ठीक है? लेंगे। चल बाय। कौन है उधर? कौन है उधर? कौन है? कौन हो तुम? आओ बाहर आओ। देखे तो आवाज आ रहा था रोने का है। हम बोले यार बिल्ली बुल्ली होगी कुछ, कर समझ में नहीं आया मेरे को। अरे बोले जाकर देखते हैं एक बार। देखो कहाँ पे है लड़की? मैडम मैंने फोन किया था, ये इस जगह पे लड़की, वो देखिए। आओ बेटा, हाथ दो। बेटा घबराओ मत, पुलिस मैडम है। आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। बेटा हाथ दो। बेटा आराम से उठो। आराम से। मैडम लगता है ये बेचारी देख नहीं सकती। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लतिका। लतिका शर्मा। तुम कहाँ की रहने वाली हो? बरेली। बरेली उत्तर प्रदेश में है ना? बरेली में कहाँ? रामलीला मैदान के पीछे दूसरी गली। तो बेटा यहाँ पर किसके साथ रहती हो? अंकल आंटी के साथ। और कहाँ रहती हो? मोती नगर। ठीक है बेटा। तिवारी इसके घर का पता करो और खबर करो और इसको पुलिस स्टेशन लेके जाओ। ठीक है। जय हिंद सर। सर लड़की बहुत घबराई हुई लग रही है। या तो ये घर से भाग के आई है या फिर कोई और ही मांग रहा है।
आराम से। बेटा अब ठीक लग रहा है? लड़की कहाँ? अंदर। सर अब कैसी है? ठीक है सर। बेटा आप वहां झाड़ियों में कैसे पहुंचे? बेटा आप डरो मत, आप पुलिस स्टेशन में हो, बिना डरे बताओ कि आपके साथ क्या हुआ था। कुछ गलत हुआ था आपके साथ? नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम बस घर से निकले थे और रास्ता भटक गए। बेटा आपके घर में कौन कौन है? सर सर तुम्हारी बेटी लतिका कहाँ है? घर पे बताया कि पुलिस आई थी सर। लतिका 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 बेटी लतिका कहाँ चली गई थी तू? लतिका देख तेरी आंटी भी आई है साथ में। बेटा मैं जमुना आंटी। आप लोग क्या लगते हैं इसके? अरे सर रिश्तेदारी का तो क्या कहें, मानो तो सब कुछ वरना कुछ भी नहीं। देखिए जितना पूछा जा रहा है उतना बताइए। वो हमारा खून का रिश्ता तो है नहीं सर, लेकिन हमारी बेटी की तरह है। सर किराएदार है हमारी, अभी 1 साल पहले ही अपने बाप के साथ आई थी। ये लो बेटा चाय, गरम है सामान, फिर संभाल के। बस 1 साल के लिए चाहिए। बच्ची का इलाज चल रहा है एसएम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। 1 साल में ठीक हो जाएगी, फिर हम चले जाएंगे। कैसे गई इसकी आंखों की रोशनी? कुछ महीने पहले बिल्कुल ठीक थी, एक दिन अचानक सांस का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि अस्थमा की शुरुआत है, और फिर अस्थमा की गलत दवाई दे दी, उसी का साइड इफेक्ट हो गया और धीरे धीरे बच्ची की आंखों की रोशनी चली गई। कोई परिवार वाला घर मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं काम पे जाऊं तो बच्ची कम से कम घर में सेफ रहे, इसलिए आप लोगों के पास चला है। लेकिन हर महीने का किराया 3000 रुपये। अब देखिए बहन जी, मैं होटल में खाना बनाने का काम करता हूँ, मेरी इतनी कमाई नहीं, मैं 2000 रुपए दे पाऊंगा। 2000 में तो नहीं होगा। चलो मम्मी मैं आता हूँ। कौन है लोग? अरे कुछ नहीं बेटा, वो हमारा कमरा पड़ा है ना खाली, बस उसी के लिए किराएदार आए थे। 3000 रुपये मांग रही हूँ तो कितना दे सकते हो आप? बेटा 2000 रुपए। ठीक है ना मम्मी, दे दो। चलिए ठीक है। बड़ी मेहरबानी। 6 महीने तक तो इसके बाप ने किराया ठीक से दिया, लेकिन अभी पिछले 6 महीने से आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ, बस यही सुन रही हूँ, किराया तो दिया ही नहीं। अब कहाँ है इसका बाप? साहब बड़ा अच्छा आदमी था साहब वो। जो पूछा है उसका जवाब दो। सर वो तो भगवान को प्यारा हो गया। कैसे? मेरा मतलब है कि एक्सीडेंट हो गया तो साहब वो महाराणा रोड पे पता नहीं चला कौन गाड़ी मार के था। ये घर से क्यों निकली? शायद मेरी वजह से साहब, मैं बहुत तंग आ गई थी इससे। अब क्या तोड़ दिया तूने? ये क्या किया है? जिंदगी बर्बाद करके रख दी तूने हमारी। साहब उस शाम को मैं अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी, और जब सुबह लौटी और इसे नाश्ता देने गई तो लतिका लतिका सर वो लगता है कि लतिका ने बात दिल पे ले ली, इसलिए। बेटा ये सच है? हाँ सर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक लाचार लड़की को इतना दुत्कारा कि वो घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, इतनी प्यारी बच्ची है। हाँ अरे धोरो में चन्ना चन्ना आंटी, चन्ना आंटी। अरे बेटा अगर कोई गलती हो गई है तो मां समझ के माफ कर दो और चलो अपने घर। चलोगी ना? बेटा आप इनके साथ जाना चाहती है? हाँ सर जी। ठीक है, तुम लोग ले जा सकते हो उसको, लेकिन अब की बार अगर शिकायत आई ना तो बात थोड़ी बड़ी हो जाएगी। नहीं साहब कोई शिकायत नहीं आएगी, हम पूरा ध्यान रखेंगे इसका। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर।
ये बात तो पक्की है कि ये लड़की बहुत घबराई हुई है। सर, हो सकता है कि वो अपने पिता की मौत की वजह से अभी भी डिप्रेशन में है, या फिर हो सकता है कि अपने ना देखने की वजह से वो अभी भी परेशान है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली की हरकतों की वजह से वो बहुत परेशान है। प्रभा, ये सर। एक होम फॉर चिल्ड्रन है सलामत, वहाँ एक साइकेट्रिस्ट है अमरीन। इस अमरीन को बच्ची के घर में भेजो। मुझे लगता है ये लड़की ट्रॉमा में है। बात अगर कुछ और है तो काउंसलिंग से सामने आ जाएगी। और हाँ, ये भी पता करो कि क्या वाकई इसके बाप का एक्सीडेंट हुआ, और अगर हुआ था तो कहाँ हुआ था। उसके बरेली वाले एड्रेस पे भेजो। जी सर। इतना पड़ेगी मेरी बेटी के दहेज देना ही नहीं पड़ेगा, क्यों बेटा? हाँ पापा। बेटा, ये माता रानी का आशीर्वाद है, इसे हमेशा अपने पास रखना, तो पे कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। हे माता। माँ की याद आ गई। जब मैं उनकी साड़ी छूती थी ना, तो ऐसे ही लगता था। अब उसे याद करके क्या होगा? मगर पापा, अपनी माँ को। लतिका, मैंने बोला ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। चल अभी सब छोड़, तू और ये चुन्नी को अपने माथे से लगा, समझी? कौन है? कौन है? मैं किसी को कुछ नहीं बताया। कौन? मुझे कुछ मत करो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सो जा और दरवाजा बंद कर लेना, कोई भी आ सकता है। प्रभा जी बोलिए। वो मैं लतिका के बारे में बात करना चाह रही थी। जी, मैं उसी के घर जा रही हूँ। देखिए, हमें इस लड़की की बहुत फिक्र है। वैसे तो कोई केस लॉन्च नहीं हुआ है, लड़की देख नहीं सकती है, कम उम्र और बेसहारा है, घर से निकली और रास्ता भटक गई। इसके अलावा और कुछ है जो हमारे सामने नहीं आया। लड़की की बॉडी लैंग्वेज को देखकर लग रहा था कि कुछ छिपा रही थी वो, या कुछ कह नहीं पा रही थी, और लड़की के गायब होने के 2 दिन बाद वो मिली है। अब हम जानना चाहते हैं कि इन 2 दिनों में हुआ क्या और वो निकली थी। बेटा, तुम्हारा नाम लतिका शर्मा है? देखो बेटा, तुम्हें जुबानी बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम ये बातचीत रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? जी। तुम्हारे पापा का नाम क्या था? अजय, दिवाकर शर्मा। देखिए, बच्ची को बोलने दीजिए। कहाँ की रहने वाली हो तुम? बरेली? देखिए, आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे बच्ची से अकेले में बात करनी है। प्लीज आप लोग बाहर जाइए। नहीं मैडम, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप लोग जा रहे हैं या हम पुलिस स्टेशन बात करें? बेटा लतिका, घबरा मत, है हम लोग यहीं पर हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ बेटा, तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। जी। कैसे गुजरे वो? एक्सीडेंट हो गया था, एक गाड़ी ने उड़ा दिया था। गाड़ी वाला पकड़ा नहीं गया। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की थी? नहीं। अच्छा, तुम्हारी माँ? वो बचपन में ही गुजर गई, मुझे उनका चेहरा भी याद नहीं है। बताओ बेटा, आपके साथ क्या हुआ था? उसके बाद
मैं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो अगर तूने किसी को भी बताया कि मैंने तेरे साथ क्या किया, तो जैसे तेरा पाप किया है वैसे तू भी जाएगी। बस बेटा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ रेप हुआ? उसने मुझे धमकी दी थी। किसने धमकी दी थी? तुम जानती हो उसे? नहीं सर, तुम्हें किसी पे शक है? तुमने आवाज सुनी थी उसकी? मुझे नहीं पता सर, वो बहुत फुसफुसा के बात कर रहा था, मैं नहीं पहचान पाई। बेटा, कहीं ये तुम्हारा अंकल हरीश या उसका बेटा सोनू तो नहीं? मुझे नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता। उसका मेडिकल चेकअप करा। इस लड़की के गांव से पता करो, इसका कोई रिश्तेदार है क्या? सर, लड़की का कहना है कि उसका कोई नहीं है। एक फादर थे जो अब नहीं है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई तो होगा, चाहे दूर का ही रिश्तेदार से। अगर इस लड़की को किसी अनाथ आश्रम या एनजीओ को सौंपना है तो इनमें से किसी एक का होना जरूरी है। ओके सर। और जिन लोगों के यहाँ ये लड़की रहती है वो लोग कहाँ हैं? सर, अंदर बैठो। साहब, हमारी बच्ची ठीक तो है ना? हमें बड़ी चिंता हो रही है उसकी साहब। अगर एक भी नौटंकी वाली बात की तो इतनी सेवा करेंगे कि जब तक जिंदा हो सीधे से बोलोगे। लड़की घर से बाहर क्यों गई? साहब, आप तो जानते हैं कि उसे दिखाई नहीं देता था। हो सकता है कि घूमने गई हो, रास्ता भटक गई हो। लड़की अकेले घर से बाहर क्यों गई थी? साहब, मैं बताता हूँ। मेरी माँ ने उसे बाहर निकाला था। मेरी माँ को शक था कि मेरा उस लड़की का कोई चक्कर चल रहा है, तो कभी शक था कि मेरे पापा का उस पर कोई नजर है। बेटा, ये तो क्या बोले जा रहा है? भगवान से तो डर। सोनू तो पागल हो गया। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो पता नहीं क्या बोले जा रहा है। दुबे, ले जाओ इसे। यस मैम। मुझे क्यों लेके जा रहे हो सर? सर, मैंने क्या किया सर? हाँ, तो क्या बोल रहा था तू? जब मैं लतिका के रूम में जाता था ना, तो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। और पापा जब लतिका के रूम में चले जाते थे ना, तो घर में पूरा झगड़ा चालू हो जाता। क्यों मैडम, क्या बोल रहा है ये? मैं मानती हूँ कि मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती थी, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप अच्छे से किराया नहीं देता था टाइम पे। ठीक है, इसे भी लेके जाओ। साहब, मैंने कुछ नहीं सर, किया। इसने कुछ नहीं किया, इसको कुछ भी नहीं पता। सर, इसे छोड़ दीजिए, मैं आपको सब सच सच बता देती हूँ। मैंने कितनी बार कहा था अपने पति से कि इस लड़की को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, पर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और उस रात अपनी बहन के घर जाने से पहले मैंने अपने पति को लतिका के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। मैंने उस लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं किया साहब। मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ साहब। कितना भागी कसम साहब। साहब, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका था साहब। कौन? साहब, मेरा बेटा सोनू। क्या कुछ नहीं किया उसके लिए साहब। उसे दिल्ली भेजा पढ़ाई लिखाई करवाने साहब, लेकिन वहां उसकी संगत बिगड़ गई साहब। संगत बिगड़ गई मतलब? वो नशा करने लगा था, पैसे चुरा के ड्रग्स खरीदता था साहब। और उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा सख्त होने की कोशिश करी, मेरे बेटे को चोट लग जाएगी। हमारा बेटा गली के नुक्कड़ पर ड्रग्स दे रहा था, दो लोग और भी देख के मुझे देखते ही भाग गए। बेटा, ये सच में ड्रग्स ले रहा था? हाँ मम्मी, पर पहली बार लिया, इसके बाद नहीं लूंगा। साहब, ये ड्रग्स की आदत भी कभी छोटी है क्या? तेरा बेटा ड्रग्स लेता था या जुआ खेलता था, उससे हम बाद में निपटेंगे। चलिए ये बता, तेरे बेटे की लतिका पे नजर थी या नहीं? बोल। हाँ साहब, ठीक। उसकी गंदी नजर थी साहब उस लड़की पे। उस रात उसके कमरे में क्या लेने गया था तू? घर में पैसे नहीं थे और मुझे नशा करने के लिए पैसे चाहिए। मुझे पता था उसके बाप ने उसके लिए घर में कहाँ पैसे छुपा के रखे थे।
चोरी करने के बाद अकेली लड़की को देख के तेरी नीयत उड़ गई ना? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये जब सब हुआ ना, तब मैं दोस्तों के साथ बाहर था। और जब घर आया तब देखा कि माँ ने उसे धमकाया था। हाँ सर, मैंने बोला था। उस दिन मैं अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी। जब मैं वहां से वापस आई, अचानक से उसके रोने की आवाज सुनाई दी, तो मैं देखने चली गई। लतिका, हे भगवान, क्या हुआ लतिका? आंटी को खबर में आया था और उसने मेरे चुप एकदम। देख लतिका, सुबह होने से पहले यहाँ से कहीं ना कहीं चली जा, वरना तुझे ऐसी जगह छोड़कर आऊंगी तुझे खुद भी नहीं पता होगा कि तू कहाँ पर है, समझी? अगर ये जो कुकर्म तूने किया है ना, इसके बारे में किसी को बताने की कोशिश मत करना। चुप कर जा एकदम। एक बेसहारा लड़की को तुमने घर से बाहर निकाल दिया, उसके साथ गलत हुआ और तुमने उल्टा उसी पे इल्जाम लगाया कि उसने कुकर्म किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ सर, मुझे शर्म आनी चाहिए, लेकिन क्या करती, ये हादसा मेरे घर में हुआ था और मुझे शक था कि ये काम मेरे पति और मेरे बेटे का भी हो सकता है। और सर, इसीलिए मैं पुलिस में नहीं गई। ले जाओ इसे भी लॉकअप में। पर सर मैंने तो सब कुछ बता दिया ना सर। पुलिस के सामने अब तक लतिका के बलात्कार के मामले में हरीश और सोनू के नाम सामने आए थे, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में रखा गया था। हरीश, सोनू और जमुना, तीनों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। पता करो कि जिस रात कथित रेप हुआ, तीनों में से कौन कहाँ था। सर, ये लड़की की मेडिकल रिपोर्ट। एक बात और सर, बरेली पुलिस स्टेशन से खबर आई है, लड़की ने जो पता दिया वो फर्जी है। बरेली में ऐसी कोई जगह ही नहीं है। प्रभा, मेडिकल रिपोर्ट से भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। वो शायद इसलिए कि ये घटना के 3 दिन बाद मेडिकल टेस्ट हुआ। सर एक मिनट, मुझे याद है जब मैं इस लड़की को पहली बार पार्क में देखी तो मैंने इसको पूछा था कि ये कहाँ की रहने वाली है। बरेली। क्या ये पॉसिबल है कि ये झूठ बोल रही है या कुछ छुपा रही है? मगर क्या छुपा सकती है और किसके लिए? इसका कोई नहीं। फादर की डेथ हो चुकी है। हाँ सर, मगर ये फादर की डेथ भी एक मिस्ट्री है। उस हिट एंड रन में कोई पकड़ा नहीं गया और अब इस रेप में भी हम अंधेरे में हैं। प्रभा, ये लतिका जहाँ रहती है वहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरा है? एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर, मैं पता करती हूँ। और क्या ये लतिका कोई सेलफोन यूज करती? नहीं सर। तो इसका मतलब है ये लड़की जो भी हमसे कहेगी कि उस रात घर से निकलने के बाद वो कहाँ गई, हमें सब बातों पे यकीन करना है। लेकिन हमें ये भी पता लगाना होगा कि इसके गांव का असली एड्रेस क्या है और इसने हमसे झूठ क्यों बोला। या तो तुम झूठ बोलकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही हो या किसी मजबूरी के तहत कुछ छुपा रही हो। और बेटा, दोनों ही सूरतों में तुम मुसीबत में। लतिका, हाँ मैं देखो, अगर किसी ने भी ना तुमको कोई भी धमकी दी है तो तुम सब सच सच बता दो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, बोलो तुम। मुझे किसी ने कोई धमकी नहीं दी थी, सिवाय उस आदमी के जिसने मुझे कहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया, अगर तूने किसी को भी बताया कि मैंने तेरे साथ क्या किया, तो जैसे तेरा बाप किया वैसे तू भी जाएगी। तो तुमने गांव का पता गलत क्यों बताया? मैंने झूठ नहीं बोला था। पापा के साथ गांव छोड़े हुए मुझे काफी वक्त हो गया, मुझे कुछ याद नहीं था, तो मुझे याद था मैंने बता दिया। लतिका, तुम झूठ बोल रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सर, लतिका के फादर दिवाकर का एक्सीडेंट रात के 10 बजे के आसपास हुआ था और जिस सड़क पे एक्सीडेंट हुआ था वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और वहां की दुकानें भी बंद हो चुकी थी। एक मेडिकल शॉप खुला हुआ था जहां एक लड़का दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। उस लड़के का स्टेटमेंट मिला है। सर मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था और दिवाकर जी मुझसे थोड़ी देर पहले ही दवाइयां लेकर गए थे। उसके बाद मुझे बाहर से आवाज आई और जैसे मैं बाहर भाग के गया, मैंने देखा कि दिवाकर अंकल खून से लथपथ थे। उसके बाद मैंने एम्बुलेंस को फोन किया और पुलिस को फोन किया।
आपने गाड़ी का नंबर देखा? नहीं सर, जब मैं बाहर आया तो गाड़ी जा चुकी थी। ये महज एक इत्तेफाक है या फिर एक्सीडेंट करने वाले को पता था कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? वैसे भी इस लड़की की सारी बातों पे यकीन कैसे करते? इस लड़की ने कहा कि इसके साथ रेप हुआ है, हमने मान लिया। इसने कहा कि ये अकेली घर से निकली थी, हमने ये भी मान लिया। मान लो अगर ये लड़की ही झूठ बोल रही हो तो? प्रभा, यस सर। इस लड़की के घर से निकलने वाले हर मुमकिन रास्ते के सीसीटीवी कैमरास को चाहिए। एक नेत्रहीन अकेली लड़की सड़क पर सीसीटीवी में ढूंढना मुश्किल नहीं है। जी सर। पुलिस को अब लतिका के बयान पे भी शक होने लगा था। लतिका के बयान को क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने एक एक सीसीटीवी को बारीकी से टटोलना शुरू किया। दिन रात की मेहनत के बाद पुलिस ने आखिरकार सच्चाई खोज ही निकाली। प्रभा, यस सर। इतना तो साफ है कि ये लड़की सच बोल रही थी कि वो घर से अकेली निकली, और रेप को लेकर झूठ बोलने की कोई खास वजह भी नजर नहीं आती। तो फिर ऐसा कौन है जो इनके घर में आया था? इनके पड़ोसियों से पूछताछ करो। जी सर। और अपने खबरियों को भी एक्टिव कर दो किसी भी क्लू के लिए। ये जरूरी नहीं कि ये हरकत किसी पहचान वाले ने की, कोई अनजान भी हो सकता। यस सर। इस लड़की को देखा है? हाँ सर, इनके पिताजी हमारे यहाँ पे काम किया करते थे, लेकिन बाद में इनको निकाल दिया गया। सर चोरी करेंगे तो रखेंगे नहीं ना सर। लेकिन सर बाद में पता चला था कि उसकी बेटी के लिए उसने खाना चुराया था। अच्छा आदमी था साहब, लेकिन फंस गया बेचारा। बहुत मेहनती भी था साहब, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती। बता रहा था कि बेरी का रहने वाला था। पुलिस की कड़ी छानबीन से लतिका के असली गांव का पता चल गया और वहां पर एक टीम तहकीकात के लिए रवाना हुई। तो लतिका है, हमारे छोटे भाई की बेटी। इसी का बाप तो 2 साल पहले अपनी पत्नी को जान से मार के यहाँ से भाग गया था। बचपन में ही गुजरते। मगर थाने में तो किसी ने कंप्लेन नहीं कराया। अब रिपोर्ट नहीं लिखवाई तो हम क्या करें सर? ये बात तो वैसे पूरा गांव जानता है कि हमारे छोटे भाई ने अपनी पत्नी का खून करके उसके बाद अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से भाग गया। आप लोग शायद उस समय यहाँ के थाने में नहीं रहे होंगे, इसलिए पता नहीं। तो आपने क्यों नहीं लिखवाई रिपोर्ट? परिवार का मामला है, हम ये लिखाते कि हमरे परिवार के छोटे बेटे ने अपनी पत्नी का खून कर दिया। अब कुछ भी बोलो, अपना खून तो अपना ही होता है ना। आपको कैसे पता कि उसने खून किया था? किसी ने कहा आपसे या आपने अपनी आंखों से देखा? ये सब करते हुए सोहन ने देखा। हमरे बेटे। मैडम उस दिन जब हम बाजार से वापस आ रहे थे ना, तो चाचा जी के घर से आवाजें आ रही थी। तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा, चाचा जी ने गुस्से में आकर चाची जी की हत्या कर दी। इससे पहले कि हम लक्ष्मी को अस्पताल पहुंचाते वो मर चुकी थी। ओके, थैंक यू। मैडम उड़ती हुई खबर ये भी है कि राजवीर ने ही लक्ष्मी का खून कराया था। राजवीर और दिवाकर के बाप ने जमीन के बंटवारे में राजवीर के बेटे सोहन और दिवाकर की बेटी लतिका को बराबर हिस्सों में बांट दिया था, जो कि राजवीर को नामंजूर था। उसका कहना था कि लड़की पराया धन होती, जायदाद के हिस्से में उसका हक नहीं होना चाहिए। मुझे इस केस की पूरी फाइल चाहिए। जी मैडम। अगर अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है तो अब थाना रिपोर्ट करेगा। लक्ष्मी के मौत की सच्चाई तो सामने आएगी और उसके खूनी को भी सजा मिलेगी। सर, बेरी से कोई खबर? यस सर, ये लतिका की माँ की मर्डर केस फाइल है। बेरी पुलिस का कहना है कि वो ये केस फिर से ओपन कर रहे हैं। इसमें उन सबकी तस्वीरें हैं। ये राजवीर, दिवाकर का बड़ा भाई, और ये सोहन, राजवीर का बेटा। ठीक है, इन सबको पुलिस स्टेशन बुलवा। पापा के साथ चलना कितना अच्छा लगता है, आपका नहीं लगता ना? ऐसे तुमको खुद कोशिश करनी पड़ेगी, है ना? ठीक है? हाँ? पापा नहीं पापा, नहीं पापा मुझे छोड़ के मत जाओ। पापा, पापा मुझे छोड़ के मत जाओ। लतिका, तू बेटा, तो पापा के पास जाना, तो पापा के पास जाना है। बस बस बस। सर प्लीज कम इन। मैम प्लीज तुम लोग जाओ। लतिका, तुमने हमसे झूठ बोला था
तुमने बोला था कि तुम बरेली में रहती, बरेली। जबकि तुम पेरी में रहती, और तुमने बताया था कि तुम्हारी माँ की मौत बचपन में ही हो गई, वो बचपन में ही गुजरते। जबकि तुम्हारी माँ की मौत 2 साल पहले हुई थी और तुम्हारे बाप ने उसे मारा था। नहीं, ये झूठ है। यही सच है। तुम्हारे चाचा गांव में रहते हैं राजवीर, अपनी बीवी और बेटे सोहन के साथ। उन्हीं ने हमसे बताया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ का मर्डर किया और तुम्हें लेके भाग गया। नहीं, सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये कि पापा माँ से बहुत प्यार करते थे। सोहन आया था गुस्से। क्यों? उससे कहा था कि मैं घर पे ना रहूं तो मैं आया करे। वही पेपर लेकर आया था, धमकी दे रहा था, कह रहा था साइन कर दो वरना बहुत बुरा होगा। मर जाऊंगा लेकिन लतिका की जमीन उसके नाम नहीं करूंगा। बाबूजी ने लतिका और सोहन में जमीन का बंटवारा बराबर बराबर किया था। कह रहा था लतिका की शादी की सारी जिम्मेदारी वही उठाएगा, दहेज में जितना भी खर्चा होगा वो सब करेगा, लेकिन जमीन उसको अपने नाम से चाहिए। दहेज? साले को दहेज के नाम पे अंदर करवा दूंगा और मेरी बेटी को दहेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, इतना पड़ेगी मेरी बेटी के दहेज देना ही नहीं पड़ेगा। क्यों बेटा? हाँ पापा। अब तुम तो टेंशन में बैठी हो, अब खाना खा लो। सच ये कि पापा हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। सोम भैया हमें परेशान करते थे, लेकिन जब पापा होते थे तो हमें कभी कोई फिक्र नहीं होती थी। मुझे लगता है कि सोम भैया ने माँ को मारा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें वहां से निकलते हुए देखा था। तो क्या जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी सोहन है? मुझे नहीं पता। काश मैं देख सकती। पापा ने क्या क्या सपने देखे थे मेरे लिए, सब खत्म हो गया। अब नहीं जीना चाहती हूँ। ऐसे नहीं बोलते। लतिका, तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी माँ के कातिल को सजा मिले, उसे सजा मिले जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? तो फिर तुम्हें हमारी मदद करनी। उस आदमी की महक को पहचानना हो, किसी भी तरह की महक, गुटखे की महक, सिगरेट की महक या उसके पसीने की महक। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। सब कुछ सच सच बताएगा या सच जानने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा? क्या सच सर? यही सच कि तूने लतिका की माँ यानी अपनी चाची को क्यों और कैसे मारा, और लतिका के साथ गलत क्यों और कैसे किया। मेरे पापा अभी आते होंगे मुझे छुड़ाने, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ये ऐसे नहीं बनेगा। जरा इसकी अच्छी तरह से धुलाई करो। सर बताता हूँ सर। सच याद है? सर पापा ने दिवाकर चाचा को कई बार समझाया कि वो जमीन मेरे नाम कर दें, पर चाचा अपनी जिद पर अड़े हुए थे। तो पापा ने मुझसे कहा कि मैं चाची को अलग से समझाऊं। चाची मुझे इसमें लतिका की साइन चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, उसकी शादी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं करता हूँ दहेज का इंतजाम। मुझे कहा था ना तेरे चाचा यहाँ पे ना हो तो यहाँ आना नहीं। चल जा यहाँ से। मेरे ऊपर आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, तूने ठीक नहीं किया मुझ पर हाथ उठा के। तो देख मैं क्या करता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? सर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया सर, वो गलती से हो गया। गलती से तूने अपनी चाची को मार डाला? और क्या क्या किया गलती से? सर और कुछ नहीं किया सर मैंने। मैं बताता हूँ। तुम बाप बेटा को जब ये पता चला कि कोर्ट में उनके साइन लगेंगे या डेथ सर्टिफिकेट, तो तुम दोनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया या नहीं? किया या नहीं किया? हाँ सर, मैंने अपने पहचान वालों को कांटेक्ट किया, तो हमारे दूर के रिश्तेदार मुंबई में रहते हैं। सर मैंने उनको फोन किया तो दिवाकर भैया, अरे वो यहीं रह रहे थे, हम ही ने तो उनको मकान दिलवाया किराए पे। लेकिन बेटा बहुत बुरा हुआ उनके साथ। क्या हुआ? अरे उनकी बेटी है ना लतिका, उसे अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया था, इलाज भी चल रहा था यहाँ पर। लेकिन बेटा डॉक्टर ने न जाने कौन सी गलत दवाई दे दी कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। क्या मतलब? मतलब ये कि अब वो देख नहीं सकती है। फिर तुमने उसे ढूंढ निकाला और अपने चाचा को एक्सीडेंट करके मार डाला? नहीं सर, मैंने दिवाकर चाचा को नहीं मारा सर, मैं तो संदीप चाचा को फोन करता रहा, तो उन्होंने कहा कि दिवाकर चाचा का फोन आया था और उन्होंने भिवानी का पता बताया था, और सर वहाँ ताला लगा हुआ था। ताला जरूर लगा था, लेकिन हरीश के मेन गेट के साथ में ही लतिका के रूम की एंट्री भी थी।
वहां से तू उस रूम में गया, लतिका अकेली थी और तूने उसके साथ रेप किया। मैं उसका रेप कैसे कर सकता हूँ सर, वो मेरी बहन है सर। और लतिका की माँ तेरी चाची थी, तू उस पर कोशिश कर सकता है। सर मेरा यकीन कीजिए, चाचा के गांव से आने के बाद मैं उनसे मिला तक नहीं, और जब मुझे पता चला कि लतिका की आंखों की रोशनी चली गई तो मैं उन दोनों को मारना नहीं चाहता था सर, मैं तो बस सौदा करना चाहता था, वो जमीन हमारे नाम कर दे बस। लतिका की मां की हत्या की गुत्थी तो पुलिस ने सुलझा ली है, एक अनोखा तरीका खोज निकाला गया। बेटा हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको हमारा साथ देना होगा। आपके पास एक एक करके सब लोग आएंगे, आपके कान में कुछ फुसफुसाएंगे, आपको उनकी खुशबू से, उनकी आवाज से पहचानना है कि उनमें से वो कौन है जो उस रात तुम्हारे कमरे में आया। लेकिन सर, लतिका जन्म से नेत्रहीन नहीं है। इसकी आंखों की रोशनी को गए हुए हार्डली 1 साल से ज्यादा हुआ होगा। इसकी वो इंद्रियां दूसरे फिजिकली चैलेंज लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। और फिर सर, लतिका को फिर से मेंटल ट्रॉमा में डालने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमने सारे तरीके अपना लिए, बस यही एक तरीका बचा है। ऊपर से ये बच्ची देख भी नहीं सकती, लेकिन लतिका तुमको देखना होगा, अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके तुम्हें पहचानना होगा कि तुम्हारा मुजरिम कौन है। नेक्स्ट कौन बाकी नहीं रहा? सर आई थिंक सर ये सही तरीका नहीं है, और लतिका गलत भी तो हो सकती है सर। वो मुझे फंसाने के लिए ना झूठ भी बोल सकती है कि मैंने उसका रेप किया है। चुपचाप अंदर चला जा, वरना लतिका की गवाही के बिना ही तुझ पर केस चला दूंगा। चल अंदर। क्या ये वही है जो उस रात तुम्हारे कमरे में आया था? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ ये कौन है। ये सोहन है, मेरा भाई। इसी ने मेरी माँ को मारा है। ठीक है बेटे, तुम्हारे माँ के खून की सजा इसे जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि उस रात तुम्हारे कमरे में कौन आया था। प्रभा, यस सर। उस रात के इन सबके कॉल रिकॉर्ड आ गए? यस सर। यादव कॉल रिकॉर्ड लेके आओ। इसे ले जा। नेक्स्ट को बोलो। देखिए सर, लतिका से जरूर कुछ गलती हुई है। वो बेचारी देख नहीं सकती, वो कैसे कह सकती कि वो आदमी मैं ही था? सिर्फ वही नहीं बोल रही, तेरे सेल रिकॉर्ड्स भी बोल रहे हैं। ये देख, जिस रोज तू दुकान पे नहीं गया था ना ये बोल के कि तू घर पे है, उस रोज तेरा सेल फोन खुद ब खुद चल के उसके घर चला गया था। बता दो प्लीज मत मारिए। जब मैंने पहली बार लतिका को अपनी दुकान में देखा तो उसे पसंद करने लग गया था। भाई साहब ये पूरे पैसे तो नहीं है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी आपके पैसे चुका दूंगा। मैं किसी को उधार नहीं देता, मुझे भी अपना धंधा चलाना है, आगे पैसे चुकाने पड़ते हैं। साहब जी, आप कहें तो मैं इनके पैसे दे देता हूँ, बेचारे मजबूर आदमी हैं और इनकी बेटी भी नहीं देख सकती। सर मैं उनके घर बार बार जाने के बहाने ढूंढने लगा, कभी दवाइयां देने के बहाने तो कभी ट्रस्ट की बात करने के बहाने। शायद मैं लतिका से प्यार करने लगा था। मुझे उसे देखने का दिल कर रहा था, इसलिए मैं वहां गया था। और मैंने वहां देखा कि
घर में कोई नहीं था। कौन है? मैं कह रही हूँ बता दो कौन है? कौन है? सर, जो हुआ अचानक से हुआ, मैंने कोई प्लान नहीं किया था। जब उस दिन मैंने लतिका को उस हालत में देखा तो मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर पाया और उसके बाद मैं डर गया था। इसलिए मैंने लतिका को कहा कि अगर तूने किसी को बताया कि मैंने तेरे साथ क्या किया तो मैं दोबारा आऊंगा और ये सब तेरे साथ दोबारा करूंगा। सर, मैं लतिका से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ और अपनी गलती का पश्चाताप करके उससे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। तू चाहे तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर दे, और जब बात तेरे ऊपर आएगी तो सोचेगा दूसरों के बारे में। तू शादी करना चाहता है? शादी नहीं, हम तो बारात भी निकालेंगे तेरे। सब पूरी इंक्वायरी के बाद पता चला है कि दिवाकर की मौत में गाड़ी वाले की गलती नहीं थी। दरअसल दिवाकर को चक्कर आ गया था और वो सड़क पे गिर पड़ा था और फिर गाड़ी ऊपर से गुजर गई। और लतिका, वो कैसी है? सर, लतिका ने कॉलेज जाना शुरू किया है और अमरीन की देखरेख में अच्छा रिकवर कर रही है वो। यही हुआ लतिका के साथ। उसके सगे चाचा ने, उसके मकान मालिक के परिवार ने लतिका की मजबूरी का फायदा उठाया। सूरज ने तो लतिका का यौन शोषण तक किया। इस दुनिया में जहां अच्छे खासे लोग जीने के लिए संघर्ष करते हैं, वहां ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब असहाय लोगों की मदद करें, उनका सहारा बने। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। यार बहुत हो गई पढ़ाई, कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। निशा, लो, आज तुमने टिफिन नहीं लाया ना? नो यार थैंक्स, एक्चुअली घर में ना बहुत जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। लेना नहीं लेना यार, एक तो प्लीज प्लीज। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। डस्टबिन में क्यों? डस्टबिन में फेंकने से तो अन्न का अपमान हो जाएगा। तुम ना मुझे दे दो, मैं रास्ते में किसी भूखे को दे दूंगी। डस्टबिन में डालने से तो बेहतर है कि किसी भूखे का ही पेट भर जाएगा। कहते हैं समय का एक एक क्षण और अन्न का एक एक कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे परिवार के हालात ऐसे थे कि मुझे होश संभालते ही अन्न की कीमत पता चल गई थी। अम्मा, और किसी भूखे की भूख मिटाना इंसान का सबसे जरूरी कर्तव्य है। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ तेरा? मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? क्या हुआ अम्मा, मूड बड़ा खराब लग रहा है आज? पैसों का इंतजाम आज भी नहीं हुआ क्या? कौन देगा? इस उम्र में कोई काम तो देता नहीं, उधार क्या देगा? अम्मा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस 6 महीने में मेरी LLB पूरी हो जाएगी, फिर मैं बहुत अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगी। मैं सब सही कर दूंगी अम्मा। हाँ, अम्मा और मैं तो बर्तन मांजने के अलावा कुछ कर नहीं पाए। देखते हैं तू कौन से तीर मारती है। चेची, ये ना बहुत ही हिंसक उदाहरण है। देखना तेरी दिशा झंडे गाड़ेगी, झंडे। चाहे जितने भी झंडे गाड़ ले, पर ये ऊंची जात वाले कभी हमें ऊंचा नहीं देख सकते। अम्मा
ये दुनिया क्या सोचती है सोचने दो, पर हमारे देश का संविधान ना हम सबको बराबरी का दर्जा देता है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, होता नहीं है ऐसा कुछ भी। सच्ची बोलती थी अम्मा, हम गरीबी से ज्यादा लोगों की भेदभाव भरी सोच से लड़ रहे थे, लेकिन मैं फिर भी अम्मा को हौसला देती कि हमें झुकना नहीं है, लोगों के उस सोच से लड़ना है जो दूसरों को कभी ऊंचा उठता हुआ नहीं देख सकते। ये आवाज कैसी? ये जरूर ऊंची जात वालों का काम है, बताती हूँ मैं उन्हें, छोड़ूंगी नहीं अभी। अरे सुनो तो, कौन है? कौन है? अरे हिम्मत है तो सामने आओ, चाहे जितना भी कर लो तुम लोग। एक बात कान खोल के सुन लो, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अरे हिम्मत है तो सामने से पत्थर मारो। अम्मा इन कायरों के सामने ना गला फाड़ने से कुछ भी नहीं होगा, पर इनको इनके किए की सजा ना एक दिन जरूर मिलेगी। आप अंदर चलो, चलो अम्मा। दिशा, दिशा दरवाजा खोल। दिशा, दिशा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? दिशा, दिशा, वो दिशा अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है। आप लोग मेरी मदद करेंगे क्या? वो दिशा अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही, आप चलकर मेरी मदद करेंगे क्या? अरे तामश्री, अरे श्रीधरन, वो मैं बाहर गई थी तब दिशा अंदर पढ़ रही थी, अभी जब वापस आई तो वो अंदर से दरवाजा ही नहीं खोल रही है। जरा देखो तो। दिशा, दिशा, दिशा दरवाजा खोल। दिशा दरवाजा खोलो। अभी क्या करूं मैं? आपने पीछे वाला दरवाजा चेक किया क्या? नहीं, पीछे वाला दरवाजा तो नहीं चेक किया। चलो देखते, आओ आओ जल्दी। उधर से तो यहाँ तो ताला लगा हुआ है, लगता है दिशा कहीं ताला लगा के चली गई हो। अरे शशिधरन, हम लोग पीछे के दरवाजे से कभी भी आते जाते नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। वो फोन है मेरा, दिशा के पास फोन लगा। क्या हुआ? हाँ, घंटी जा रही है। फोन की आवाज तो अंदर से आ रही है। अरे दिशा, दिशा, अम्मा क्या हुआ? परेशान रूपा, दिशा अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। शशिधरन, दरवाजा तोड़ दो जल्दी। दिशा तोड़ दो, दरवाजा तोड़ दो शशि। मुझे लगता है ना हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। पुलिस? हाँ। देखो मर्डर वेपन मिलता है क्या? ओके सर। यहाँ कहीं भी मर्डर वेपन नहीं है, और ना तो फोर्स्ड एंट्री के साइन है ना लूट के। गौड़ा, तुम्हें घर देख के लगता है कोई यहाँ लूट के लिए घुसेगा, पर इसके बाद किलर यहाँ पीछे के दरवाजे से भागा। चेक करते, खोलो, इसे खुलवाओ और पड़ोसी को अंदर भेजो। ओके सर। सर, दिशा की अम्मा ने बताया कि उन्हीं के घर का ताला है और वो लोग हमेशा पीछे के दरवाज़ा अंदर से बंद किया करते थे और आने जाने के लिए सामने वाले दरवाजे का ही इस्तेमाल किया करते थे।
चेक करो। अर्जी इसको बारीकी से चेक करो। यस सर। आप बाहर आइए प्लीज। जी सर। सर, हो सकता है कि दिशा ने मर्डर करने वाले को खुद घर के अंदर आने दिया हो सकता है दिशा उसे जानती हो। घर के अंदर आने के 2 दरवाजे हैं, तो मर्डर करने वाला इस दरवाजे से आया होगा या पीछे के दरवाजे से? वो आया कहीं से भी हो, लेकिन जितनी बेरहमी से उसने दिशा को मारा है, वो चीखी चिल्लाई तो जरूर। यहाँ इतना सब कुछ हुआ तो दिशा की चीखें पड़ोसियों ने तो सुनी हो। शायद किलर को घर के अंदर आते हुए देखा होगा या फिर घर के पीछे से भागते हुए। लेकिन शशिधरन के अलावा और कोई पड़ोसी सामने नहीं आया। बाकी के पड़ोसियों से पूछताछ करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। सब मैं क्या, आसपास का कोई भी तीनों माँ बेटी से मतलब नहीं रखता। लेकिन ऐसा क्यों? सर, दोष इन लोगों का नहीं, इन लोगों की बुद्धि का है। ये लोग जात पात है ना बहुत मानते, उठना बैठना तो दूर, ये लोग उनसे बात तक नहीं किया करते थे। तुम्हें कोई अंदाजा है कि दिशा से किसने किस बात का बदला लिया होगा? नहीं सर, इन सब बातों का मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं तो बस अपने काम से वापस आ रहा था और तब ये सब होते हुए देखा मैंने। माना आपने दिशा के घर में किसी को आते जाते नहीं देखा, लेकिन आपका घर तो दिशा के घर के बिल्कुल बराबर में है। आपने कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें तो सुनी होंगी। साहब, इन तीनों माँ बेटी के आए दिन झगड़े होते रहते थे। शाम को भी काफी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मुझे क्या पता अंदर मर्डर हो रहा है। तो मतलब आपने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। तब टाइम क्या हुआ होगा? तकरीबन 5:30-6 बजे होंगे। दिशा जिस वर्ग से आती थी उसने इस केस को बेहद ही संवेदनशील बना दिया था और दिशा की हत्या के इस केस को मीडिया काफी कवरेज दे रहा था। दिशा बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, फिर भी वो स्कॉलरशिप से LLB कर रही थी। लेकिन आज भी हमारे समाज में उसकी जाति के लोगों को भेदभाव सहना पड़ता है। दिशा की हत्या ने राजनीतिक गलियारों में ऐसी हलचल पैदा कर दी कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए SIT का गठन किया गया और केस की अगुवाई SP सुरेंद्र सिंह को सौंप दी गई। सर, इस मर्डर केस के बारे में कुछ बताइए सर। क्या दिशा की मौत में वाकई जातिवाद का कोई एंगल है, जैसे कि मीडिया हाइप बना रही है? सर, ये तो तय है कि दिशा का परिवार आसपास के लोगों के भेदभाव का शिकार हो रहा था। और जिस तरह मर्डर हुआ है, लगता है किसी ने दुश्मनी निकाली। हमें क्राइम सीन से तो पता नहीं चला, लेकिन जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पोस्टमार्टम डॉक्टर्स ने बोला कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी चाकू से वार किए गए। तो दिशा के मर्डर से पहले उसके साथ रेप भी हुआ था? पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन पता तब चलेगा जब फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। दिशा की फैमिली ने किसी पर शक जताया? दिशा की मदर काफी सदमे में और दिशा की बड़ी बहन रूपा दिशा और अपनी मदर की हालत की वजह से दोहरे सदमे में। उनका बयान तो नहीं ले पाए, लेकिन मर्डर के अगले दिन सुबह जब घर के पीछे छानबीन चल रही थी, हमें एक क्लू मिला। हमें एक आदमी की लेफ्ट पाव की 9 नंबर की स्लीपर मिली जिसपे खून के धब्बे हैं। हमने स्लीपर को फोरेंसिक लैब भेजा है चेक करने के लिए कि क्या वो खून दिशा का है, लेकिन मुझे यकीन है ये स्लीपर उसी किलर का है जो दिशा के घर से भागते हुए उसके पैर से निकला होगा। तो फिलहाल हमारे पास एक ही क्लू है कि किलर कोई आदमी हो सकता है जो 9 नंबर का जूता चप्पल पहनता है, लेकिन दिशा के घर में तो तीनों औरतें ही है ना। सर, पता चला है कि दिशा का फादर भी है, जो दिशा जब 4 साल की थी फैमिली को छोड़ के अलग रहने लगा है। क्या नाम है उसका और वो घर छोड़ के क्यों गया था? उसका नाम गोपेश्वर है, उर्फ गप्पू। यही मुड़ुगुरु में रहता है। हमने खबरियों को उसके बारे में पता लगाने के लिए बोल दिया। वजह तो दिशा की मदर बता देगी कि इस गोपेश्वर ने उन्हें छोड़ा क्यों था। ठीक है, मैं दिशा की फैमिली से बात करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दिशा एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, LLB कर रही थी। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में से उसके किसी बॉयफ्रेंड का कोई एंगल मिला है?
सर दिशा फोन नहीं रखती और एलएलबी भी वो स्कॉलरशिप पे कर रही, लेकिन दिशा के घर से हमें उसके मदर का फोन मिला है। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, शायद उस नंबर से वो किसी लड़के से बात करती हो। लेकिन राघव, हमें इस केस में हर एंगल को इन्वेस्टिगेट करना है। एक काम करते हैं, 2 टीम्स बनाते हैं। एक टीम दिशा की फैमिली और दिशा से जुड़े हर पर्सनल एंगल को इन्वेस्टिगेट करेगी, दिशा के रिश्तेदार, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, जिल्टेड लवर, सब कुछ। और दूसरी टीम आउटसाइड एंगल को इन्वेस्टिगेट करेगी, दिशा के अड़ोसी पड़ोसी या बाहर का कोई भी ऐसा आदमी जिसका उसके कत्ल में कोई हाथ हो सकता है। और गौड़ा, उस एरिया को फिर से एक बार स्कैन करो जहाँ से हमें वो खून में सनी हुई चप्पल मिली थी, शायद कोई और क्लू मिले। सर, दिशा की हत्या में परिवार के अंदरूनी और बाहरी एंगल्स को इन्वेस्टिगेट किया जाने लगा। दर्जनों पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी से जांच में जुट गए। दिशा की मां का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था और दिशा की बड़ी बहन का बयान भी लेने की कोशिश की गई। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग किस हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। आपको किसी पे शक है जो दिशा को इस तरह से मार सके? साहब, हमारा कोई एक दुश्मन नहीं है। इस मोहल्ले में सभी लोग हमारी जात की वजह से हमसे घृणा करते हैं। कोई हमें पसंद नहीं करता यहाँ। लेकिन ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है जो दिशा की जान लेने पर उतारू हो जाए? साहब, मुझे कुछ भी पता होता है तो पहले आपको सब कुछ बता देती। अच्छा, दिशा की लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। सर, उसका सारा फोकस अपनी स्टडी पर रहता था। उसकी लाइफ में कोई भी लड़का नहीं था। लेकिन हो सकता है कोई लड़का उसे परेशान करता हो, उसका पीछा करता हो। उसका हमें कोई आइडिया नहीं। वो अपनी प्रॉब्लम भी कोई शेयर नहीं करती थी हमसे, और इनफैक्ट हमें ये भी नहीं पता था कि उसकी पर्सनल लाइफ में इतना स्ट्रगल है। सर, हम ये भी इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इतनी पुअर थी और उसके घर में खाने की भी प्रॉब्लम थे। अब समझ में आया कि वो कभी कभी लंच बॉक्स क्यों नहीं लाया करती थी, और वो इतनी स्वाभिमानी थी कि हमसे भी खाना नहीं लेती थी। दिशा, लो, आज तुमने टिफिन नहीं लाया ना? नो यार, थैंक्स। एक्चुअली घर में ना बहुत ज़रूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और हमें अपने घर ले जाना भी अवॉइड करती थी। मैं क्या सोच रही थी, अब गार्डन में पढ़ने के बदले बारी बारी अगर एक दूसरे के घर चले जाए तो कैसा रहेगा? नहीं यार, घर नहीं। अरे एक्चुअली सनलाइट इज गुड फॉर हेल्थ ना, और सनलाइट में तो कंसंट्रेशन भी अच्छा रहता है, तो हम यहीं पढ़ेंगे। सर, वी ऑल लव हर। ये सोच के भी गुस्सा आ रहा है कि इतना कोई क्रूअल कैसे हो सकता है। सर, प्लीज फाइंड अ कल्प्रिट, वरना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ बोल। सर, दिशा के बाप के बारे में सब कुछ पता कर लिया मैंने। 1 नंबर का दारूबाज जुआरी आदमी है। उसके पुराने दोस्तों से पता चला है कि दिशा और दिशा की फैमिली को छोड़ा क्यों उसने। ठीक है, तू नजर रख। जब हमारे बाबा हमें छोड़कर गए तो दिशा और मैं बहुत छोटे थे, और उनके जाने का कारण अम्मा ने हमें कभी नहीं बताया। अच्छा, आपके पिता के अलावा आपकी फैमिली में या आपकी रिश्तेदारी में और कौन कौन मर्द है? मेरा पति। आपका पति? लेकिन आपकी बहन दिशा का मर्डर हो गया और ऐसे वक्त में भी वो आपके साथ नहीं है? सब दरअसल 2 साल पहले ही मैंने उसे छोड़ दिया था। मैं जान सकता हूँ आपने अपने पति को क्यों छोड़ा? साहब, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। हर रोज झगड़ता और मुझे कोसता रहता था। मेरा दिमाग खराब था कि मैंने तुझसे शादी की। हाँ, न शक्ल न सूरत न अकल न सलीका। अरे तुझसे अच्छी तो तेरी बहन है। तुम दोनों को देख के कौन कह सकता है कि तुम दोनों बहन है? और फिर कुछ समय बाद पता चला कि उसका चक्कर किसी और औरत के साथ चल रहा है, इसलिए मैं उसे छोड़कर अम्मा के पास चली आई। सब पता चल गया मुझे। हाँ, विजय का फोन आया था, इसका थोड़ा सा झगड़ा हुआ विजय से, और तुम इसको उठा के इधर ले आई। अरे अम्मा, कोई छोटी बात नहीं है, उसका किसी और औरत से चक्कर चल रहा है। क्या? पर वो तो अब अपने मुंह से थोड़ी ना बताएगा वो अपनी करतूतें। बस अम्मा, बहुत हो गया, अब चिची कहीं पे भी नहीं जाएगी। दिशा तो हमारा तलाक ही करवाना चाहती थी। नाम क्या आपके पति का? विजय नायर। तो आपका और विजय का तलाक हो गया? नहीं, पिछले कुछ समय से विजय मुझसे और अम्मा से माफी मांगने आ रहा था, लेकिन दिशा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं उसके पास वापस जाऊं। सर, जहां हमें वो 9 नंबर की चप्पल मिली थी वहां से करीब 400 मीटर आगे ये चाकू मिला है। हो सकता है यही मर्डर वेपन हो।
हो सकता है इस पर किलर के फिंगरप्रिंट्स हो। इसे फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाओ। ओके सर। गौड़ा, तुमने बताया था कि दिशा की हत्या के वक्त उसके पड़ोसियों ने उसके चिल्लाने की आवाजें सुनी थी, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। तो ये भेदभाव का ही मामला है या किसी पड़ोसी के खिलाफ कुछ मिला है? सर पड़ोसियों के खिलाफ तो वैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन जिन पड़ोसियों से मेरी पहले बात हुई थी मैंने उनसे दोबारा पूछताछ की। साहब मैं मानती हूँ उनकी चीखें सुनी थी, लेकिन उनके घर पे कोई आता जाता नहीं देखा। तुमने देखा नहीं अपने जात वाले किसी आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हो? साहब हमारा जात वाला उन औरतों के आसपास भी नहीं भटकता, वो आदमी उनका ग्राहक ही होगा। सर उन्होंने तो यह आरोप तक लगा दिया कि तीनों माँ बेटी प्रोस्टिट्यूट थी और तीनों के बीच में काफी झगड़े होते थे। किस बात को लेकर? चेची छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए इसे। नहीं दिशा, मैं अब अम्मा पर और बोझ नहीं बनना चाहती। इस पति ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया और अब अम्मा कितनी हैसियत नहीं कि मेरा पेट पाल सके। रूपा छोड़ इसे, माफ कर दे मुझे, गलती हो गई जो दो बात कह दी तुझे, अब आइंदा से नहीं कहूंगी। अब ये तमाशा बंद कर और अंदर चल। चलो चेची अंदर। सर हमने पता किया, जिस वक्त दिशा का मर्डर हुआ उस वक्त उसकी माँ और बहन घर पे नहीं थे। उससे जिस तरह से दिशा का मर्डर हुआ है उससे लगता नहीं कि इसमें माँ या बहन का हाथ होगा। अम्मा, 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 क्या हुआ अम्मा? अम्मा, नर्स, देखिए ना अम्मा को क्या हो गया। अम्मा, दिशा की फ्रेंड्स ने दिशा के कैरेक्टर के बारे में सब अच्छा ही बोला है, लेकिन दिशा की बहन रूपा का कहना है कि उसके पति विजय का कैरेक्टर खराब था, इसी वजह से उसने उसको छोड़ा। वही दिशा की माँ को कई साल पहले ही दिशा के बाप ने छोड़ दिया था। हो सकता है इन तीनों माँ बेटी का ऐसा कोई राज हो जो दिशा की मौत से ताल्लुक रखता हो। दिशा के बाप को तो राघव लेके आ रहा है। गौड़ा, तुम रूपा के पति विजय के बारे में और अच्छे से पता करो। ओके सर। पीछे नहीं छोड़ रहा है। चलो चाचा फेंको पत्ता। गोपेश्वर उर्फ गप्पू, तुम हो? हाँ क्या बात? ले चलो इसे। लेकिन बात क्या है साहब? तुम्हारी छोटी बेटी दिशा का मर्डर हो गया, तुम तो जानते ही होगे। चल। अरे लेकिन साहब बात तो सुनो, मेरा उनसे क्या लेना देना साहब? मेरी बात तो सुनो साहब, क्या लेना देना मेरा उनसे? साहब मुझे उन लोगों को छोड़े 25 साल हो गए और आप उस पुरानी बात को लेके मुझ पर शक करें। हमारे शक की छोड़, अपने शक की बता। तुझे ये डाउट था ना कि दिशा तेरी बेटी नहीं है, इसीलिए तूने अपने परिवार को छोड़ा? हाँ, क्योंकि मेरी बीवी का चरित्र सच में खराब था, मानता हूँ। मैंने दिशा को कभी अपनी बेटी नहीं माना। अगर मुझे किसी को मारना होता तो मैं 25 साल पहले अपनी बीवी को मारता। लेकिन 25 साल बाद मर्डर बेटी का हुआ। नई चप्पल पहनी? नई चप्पल? आप कहना क्या चाहते हैं? सब समझ में आ जाएगा। 9 नंबर की चप्पल पहनता ना तू? 10 नंबर की चप्पल है साहब, और मैं आदमी भी 10 नंबर का हूँ। जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, लेकिन साहब कभी किसी से मार पिटाई नहीं की। और आप मर्डर का आरोप लगा रहे हैं। राघव, इसके फिंगरप्रिंट्स लेके से जाने दो और दिशा की हत्या वाली शाम की इसकी एक्टिविटीज चेक करो। दिशा की माँ के कॉल रिकॉर्ड्स में से दिशा के किसी बॉयफ्रेंड का नंबर मिला? सर अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि दिशा का कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं। दिशा की माँ के कॉल रिकॉर्ड्स और अच्छे से खंगाल लो। पति चरित्रहीन बोल के छोड़ के चला गया था और पड़ोसी भी प्रोस्टिट्यूट बोल रहा है। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो दिशा की मौत की वजह बना। जी सर। दिशा की हत्या का असल मोटिव क्या होगा, यह अब भी इस केस का सवाल बना हुआ था। और इसी दौरान दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए जो बेहद ही चौंकाने वाले थे। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब तो यह साफ हुआ है कि दिशा के साथ रेप भी हुआ था। लेकिन राघव, हैरान करने वाली बात यह है कि दिशा के ब्लड में से अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं। अगर उसने हत्या से पहले शराब पी थी तो क्या उस किलर के साथ पी थी? और फिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जो वारदात में तब्दील हो गया? सर माना कि दिशा के खून में अल्कोहल के ट्रेसेस मिले, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि उसके मर्डर के 8 घंटे पहले से उसने कुछ भी नहीं खाया। तो हो सकता है शराब भी उसे जबरदस्ती पिलाई गई। इसके अलावा सर दिशा, उसकी माँ और उसकी बहन के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जो ये प्रूव करे कि उन लोग प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे। तो दिशा के लाइफ में कोई लड़का भी नहीं था। लेकिन राघव, फोरेंसिक रिपोर्ट से यह बात तो साफ हो गई है कि 9 नंबर की चप्पल और उस चाकू पर मिला खून दिशा का ही था, और उस चाकू और घर पर मिले फिंगरप्रिंट्स एक ही आदमी के थे। इसका मतलब है सारा कांड एक ही आदमी का किया हुआ है।
यार ये भिखारी यहाँ पे काफी दिन से दिखाई नहीं दिया। हाँ यार, दिशा का रेप और मर्डर जब से हुआ ना तब से ही गायब है। कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। चल देखते हैं, चलो। क्या रे? ए, किधर था रे? हाँ? बोल, कहाँ था बे तू? पीछे हटो, पीछे हटो, चलो पीछे। इसी जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। ओके सर। सर, शायद इसी ने दिशा का रेप और मर्डर किया है। अगर इसने कुछ गलत किया है तो इसे सजा कानून देगा। तुम कौन होते हो किसी को सजा देने वाले? इसको काफी चोटें आई हैं और काफी खून भी बह चुका है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। क्या लगता है गौड़ा, उस आदमी का दिशा के रेप और मर्डर से कोई कनेक्शन हो सकता है? सर मैंने दिशा की फैमिली से पता किया। उन्होंने बताया कि दिशा उस भिखारी को अक्सर खाने का सामान दिया करती थी, लेकिन उन्होंने उस पर किसी भी तरह का शक नहीं जताया। और सर एक बात तो तय है कि जब से दिशा का मर्डर हुआ तब से वो भिखारी गायब था। जैसे उसकी हालत थोड़ी स्टेबल होती है उसका भी डीएनए टेस्ट करवाओ। ओके सर। सर मुझे ये नहीं पता कि रूपा अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती थी, लेकिन उसका पति हमेशा यहाँ आया जाया करता था और कुछ दिन पहले तो वो रूपा को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश भी कर रहा था। कहीं नहीं जाएगी ये। बीवी है मेरी वो, देखता तू किसे रोकती। चल चल। हाथ मत लगाना इसे। बीवी है तेरी, अगर तू उसे बीवी मानता ना तो किसी और औरत के साथ रिश्ता नहीं रखता तू। तेरी चेची भी ना कुछ कम नहीं है, इसकी सच्चाई तुझे पता चली ना तो। खराब खुद है और आरोप मेरी चेची पे लगा रहा है ना। चल निकल ऐसे, निकल निकल, वरना 100 नंबर लगा के ना पुलिस को बुलाऊंगी। भाग। मैंने कुछ भी नहीं किया। 16 जून की शाम तूने दिशा का मर्डर किया था। नहीं साहब, उस वक्त मैं ड्यूटी पे था। साहब मैं मानता हूँ कि उनके साथ मेरी नहीं बनती, लेकिन साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मुझ पर बेकार में शक करती थी। मेरा यकीन मानिए, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं साहब। लेकिन तू अपनी बीवी रूपा को बोलता था कि तुझे रूपा से ज्यादा दिशा पसंद थी, लेकिन दिशा ने पूरे मोहल्ले के सामने तेरी बेइज्जती कर दी। गुस्सा तो आया होगा, इसलिए तूने उसे सिर्फ मारा नहीं बल्कि उसके साथ अपनी हवस भी पूरी की। नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे जाने दो साहब। दिशा का रेप हुआ है, ऐसे नहीं जाने देंगे। इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। दिशा की बॉडी पे जो डीएनए मिला था तो जरूर इसी का होगा। हेलो, क्या सर, जिस आदमी को लोगों ने दिशा के घर के पास पीटा था उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। सर, दिशा से रिलेटेड एक और बात पता चली। दिशा ने करीब 2 महीने पहले एक राजू नाम के आदमी पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल किया, लेकिन बाद में वो केस वापस ले लिया। केस के डिटेल्स में लिखा है कि इस राजू ने दिशा की मां को अपनी बाइक से रौंद के मार देने की कोशिश की। इस राजू को पूछताछ के लिए बुला लिया। सर, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? राजू, हमें पता चला है कि दिशा ने तुम्हारे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाने की कोशिश की थी। हाँ सर, लेकिन उसने मेरे खिलाफ झूठा केस डाला था। वो बहुत चालाक लड़की थी सर। उस चालाक लड़की का मर्डर हो चुका है। हाँ सर, मुझे पता चला, लेकिन सर मुझे क्यों बुलाया गया है यहाँ पे? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? लड़का स्मार्ट है, सही ट्रैक पे जा रहा। अब ये बता, दिशा को मारा कैसे? लेकिन सर, मैं उसका क्यों मर्डर करूंगा? तुझ पर झूठा केस डाल के तुझे परेशान तो किया ही था उसने। हो सकता है उसे मारने का कोई और मकसद भी हो तेरे पास। सर, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो मुझे बदनाम करना चाहती थी। मैं तो अपनी बाइक पे शांति से जा रहा था, उसकी माँ जानबूझ के बीच में आ गई। दिखता तो तेरी माँ को नहीं, ये जानबूझ के बाइक के आगे आई है। अच्छा, खुद टक्कर मार के इनको गिरा दिया और हमें यहाँ के दिखा रहा है। मैं तुम लोगों की परछाई से भी दूर भागता हूँ और ये तुम्हारे चक्कर में इस बाइक को धुलाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है तू? सर, उसने ऐसा बवाल मचाया कि मुझे थाने के चक्कर पे चक्कर काटने पड़ गए। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया, तब जाके मानी, तब जाके उसने केस वापस लिया था। मतलब जिन लोगों से तू बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझता था, उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। हाँ सर, और मुझे गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन सर मर्डर मैंने नहीं किया। मर्डर ही नहीं, उसका रेप भी हुआ है, इसलिए किसी को छोड़ने नहीं वाले हम। दिशा के रेप और ब्रूटल मर्डर में पुलिस हर संदिग्ध की डीएनए जांच कर रही थी। मीडिया और जनता लगातार दिशा को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रही थी और पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना के अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रही थी। और इस सब के बीच दिशा की मां बयान देने की स्थिति में आई और उसका बयान इस केस को एक नई दिशा देने वाला था। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। देखिए, वो तो अब लौट के नहीं आ सकती,
लेकिन जिस किसी ने उसे मारा है उसका पता लगाना हमारा काम है। आप जरा अच्छे से याद करके बताइए कि पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसा कुछ देखा या नोटिस किया जिसका कनेक्शन दिशा की मौत से हो सकता है? हाँ साहब, एक रात पहले किसी ने हम पर हमला किया था। हमला? हाँ। कैसा हमला? रात को हमारी छत पर किसी ने पत्थर फेंके थे। मैं बाहर आकर देखी तो वहां कोई नहीं दिखा, पर अगली सुबह मैंने देखा। अम्मा, तेरे लिए नहाने का पानी रख दिया है, जाके नहा ले। मुझे लगा कि वो बीड़ी और माचिस मेरे पड़ोसी का है, जिन्होंने हमारे छप्पर पर पत्थर फेंका था। पता लगाने की सोच ही रही थी तब तक। तो वो बीड़ी और माचिस इस वक्त कहाँ है? मेरे घर पे। सर ये देखिए सर, ये काफी लो क्वालिटी की बीड़ी है। इस तरह की बीड़ी लेबर क्लास के लोग ही पीते हैं। 9 नंबर की चप्पल के बाद अब पुलिस के सामने उस ब्रांड की बीड़ी आई जो शायद दिशा का हत्यारा पीने वाला हो सकता था। इस अनुमान के आधार पर पुलिस इलाके के उन वर्गों के लोगों की जांच करने लगी जो गुनहगार हो सकते थे, और तभी एक नई सूचना सामने आई। सर, पता चला है कि कुछ दिनों पहले दिशा की मदर का कुछ मजदूरों के साथ झगड़ा हुआ। पैसा लेके भाग जाऊंगी क्या? घर बना रही हूँ तो रहने के लिए। अभी काम मत रोको, पीछे वाली पूरी छत बाकी है। अरे ये तो तुम बहुत दिनों से कह रही हो। एक शर्त पे पैसा छोड़ सकता हूँ, अगर आप बदले में। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, अरे ऐसे दोबारा बोला ना तो जान से मार दूंगी। चल बैठ यहाँ से, नहीं बनवाना तेरे से घर। उन मजदूरों में से सिर्फ एक मजदूर के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स मिल पाए। हो सकता है उन मजदूरों में से कोई एक हो। उठा के लाओ सबको। जी सर। साहब क्या गलती हो गई हमसे? सब पता चल जाएगा। ये बताओ, तुम में से महताब बीड़ी कौन कौन पीता है? मैं पीता हूँ साहब। घोड़ा, जो आदमी चुप है शुरुआत उसी से करें। तुम में से 9 नंबर की चप्पल कौन कौन पहनता है? साहब आप हमसे जानना क्या चाहते हैं? तू सोच, क्या जानना चाहते हैं? 16 जून की शाम को दिशा के घर कौन गया था? किसने मारा दिशा को? हमने नहीं मारा साहब। याददाश्त ताजा करवाओ इनकी। देखो कौन सबसे पहले मुंह खोलता है। रूपा का तो चाह कर भी घर नहीं बसा पाई, पर तू तो शादी कर ले। अम्मा, शादी से भी ज्यादा जरूरी है कि मैं LLB पूरी करके कहीं जॉब ढूंढूं, उसके बाद सोचूंगी शादी का। शादी के बाद भूल तो नहीं जाएगी हम लोगों को? अरे क्या हुआ? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? ये लो लो। क्या है ये? अम्मा, ये है मेरी विल, मतलब की वसीयत, और इसमें लिखा हुआ है कि मेरे मरने से पहले और मेरे मरने के बाद मेरा जो कुछ भी है वो सिर्फ आपका और चीची का। दोबारा ये मरने की बात मत करना कभी। तुम सभी लेबरर्स को तोड़ा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। इन सबका DNA टेस्ट करवाओ, और इनके अलावा उस एरिया में जितने भी मजदूर काम करते हैं
और दिशा का कोई भी अड़ोसी पड़ोसी जिस पर जरा सा भी शक है, सबका डीएनए टेस्ट करवाओ। किसी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना ठीक नहीं है, क्योंकि ये केस बहुत सेंसिटिव होता जा रहा है। सर, एक तरफ जहां दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए मोर्चाबंदी शुरू हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपने शक की पुष्टि करने के लिए इलाके के दर्जनों लोगों का डीएनए टेस्ट करवा रही थी। सर, दिशा के घर के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं। पता चला है कि दिशा के मर्डर के बाद वहां से 3 वर्कर्स गायब हैं, समीर, जुगल और अकील। सर, ये जुगल और अकील वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और समीर आसाम का। इन तीनों के एड्रेसेस नहीं मिल पाए, लेकिन इनके साथ जो वर्कर्स काम करते थे उनसे इनके फोन नंबर्स मिल गए। सर, समीर और अकील का फोन स्विच ऑफ है, लेकिन इस जुगल का फोन अब भी स्विच ऑन। इसके साथ काम करने वाले एक वर्कर से हमने इसे फोन करवाया, लेकिन इसने फोन उठाया नहीं। इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर, इन तीनों को यहाँ आसपास कभी देखा है आपने? नहीं। कौन है ये लोग? हमें शक है दिशा के रेप और मर्डर में इन तीनों का हाथ हो सकता है। सर, इस समीर का फोन दिशा की मर्डर वाली रात से ही आसाम की तरफ मूव करने लगा और वहां पहुंचते ही स्विच ऑफ हो गया। ये समीर और अकील के फोन दिशा के मर्डर के अगले दिन सुबह से वेस्ट बंगाल के बीरभूम एरिया की तरफ मूव करने लगे। वहां पहुंचने के बाद अकील का फोन 2 दिन बाद स्विच ऑफ हुआ, लेकिन जुगल का फोन अब भी बीरभूम एरिया में एक्टिव है। यानी कि इन तीनों के गायब होने की वजह दिशा के मर्डर से जुड़ी हो सकती है, और हो सकता है जुगल इन दोनों के बारे में कुछ जानता हो। राघव, बीरभूम जाने की तैयारी करो और किसी भी तरह जुगल के फोन को ट्रैक करके उस तक पहुंचो। अकील, जुगल और समीर को संदिग्ध मानते हुए पुलिस उनको ढूंढने में जुट गई और काफी कोशिशों के बाद पुलिस को जुगल का पता चला। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो यहाँ पे अपने कजिन की शादी में आया हूँ और मैं 2 दिन बाद में वापस जाने वाला था सर। बल्कि मैंने तो वापसी की टिकट पहले से बुक करवा रखी है सर। अकील और समीर कहाँ हैं? सर, अब मुझे पता चला कि उस रात समीर को मुड़गुरु से जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। ए अकील, यार मुझे ना 2000 रुपए की जरूरत है। अरे मुझे जल्द से जल्द आसाम जाना है। सर, मैंने उसे 2000 रुपये दे दिए। उसी रात वो सर आसाम के लिए निकल गए। सर, तब मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब लग रहा है सर वो शायद आप लोगों से डर रहा था, इसलिए सर मर्डर करने के बाद वो यहाँ भागा है। कि समीर अभी कहाँ मिलेगा? शायद अपने गांव में, आसाम। वहाँ का पता है तुम्हारे पास? हाँ है सर। उसका पता हमें दो और तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा, डीएनए टेस्टिंग करनी है। समीर का क्या? समीर नहीं मिला? नहीं सर, ये समीर आसाम से भी भाग गया है और उसके घर वाले भी ये नहीं जानते कि वो कहाँ है। उसका फोन अब भी बंद है और उसका कोई दूसरा नंबर भी नहीं मिला। समीर के सभी घर वालों का नंबर सर्विलेंस पे डालो, वो उनसे कभी ना कभी तो कांटेक्ट करेगा। उसका लुकआउट नोटिस जारी करो एंड सेंड हिज फोटोग्राफ्स टू ऑल पुलिस हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया। समीर का गायब होना उसे इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बना रहा था। उसकी तलाश जारी थी। तभी उस कार्तिक नाम के व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट आई, जिस पे दया करके दिशा अक्सर उसको खाना दिया करती थी। तो जिस कार्तिक नाम के आदमी को लोगों ने दिशा का रेपिस्ट और मर्डर होने के शक में मार दिया था, उसके फिंगरप्रिंट्स दिशा के घर और चाकू पे मिले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक की मौत इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज की वजह से हुई थी और मौत के 36 घंटे पहले तक से उसने कुछ खाया भी नहीं था। मतलब उन लोगों ने बिना सोचे समझे ऐसे आदमी को मारा जो बेचारा भीख मांग के अपना पेट पाल रहा था। ऐसे लोगों की वजह से ही दिशा और उसके परिवार को इतना कुछ झेलना पड़ा। ऐसे लोगों के इग्नोरेंस की वजह से ही दिशा के साथ रेप और उसकी हत्या करने वाले को दिशा के साथ इतनी ज्यादती करने का हौसला मिला। अगर ये लोग पहले दिशा की चिल्लाने से इकट्ठा हो जाते तो दिशा के साथ इतना बुरा कभी नहीं होता।
सर समीर ने अपनी वाइफ को कांटेक्ट किया और अभी वो कांचीवेलम के हार्डवेयर गोडाउन के पास है। तुम अखिल को अपने साथ लेके कांचीवेलम जाओ, हो सकता है उसके जरिए हम समीर को अरेस्ट कर सकें। जी सर। समीर, अरे अखिल, कैसा लग रहा है भाई? बोल। मुझे पता चला कि उस घर में 3 औरतें रहती हैं। मेरी नजर उस घर की दोनों जवान लड़कियों पर थी। मैं बस मौके की तलाश में था। मुझे पता चला कि आसपास के लोग भी उनसे बात नहीं करते। यही जानने के लिए उस रात में वहां गया था और मैंने उनकी छत पर पत्थर भी फेंके थे। उसके इतने चिल्लाने के बाद भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। मुझे लगा कि मैं उस लड़की के साथ कुछ भी करूंगा तो आसपास के लोग उसकी मदद के लिए नहीं आएंगे। मैंने सोच लिया था साहब कि जिस दिन उस घर में कोई लड़की अकेली होगी तो मैं वहां जाऊंगा जरूर। कौन है तू? कौन है? निकल यहाँ से! भाग यहाँ से! निकल! कौन है? जी, दिशा की मदर रामेश्वरी आप ही हैं? जी। जी, ये आपके और दिशा की बहन रूपा के लिए। वो दिशा के लिए ट्रस्ट बनाया था ना, जिसमें लोगों ने हमारी मदद करने के लिए पैसे जमा किए थे, उसी का चेक। अम्मा, ये है मेरी विल, मतलब की वसीयत, और इसमें लिखा हुआ है कि मेरे मरने से पहले और मेरे मरने के बाद मेरा जो कुछ भी है वो सिर्फ आपका और चीची का। दिशा एक ऐसा संघर्ष कर रही थी जो काबिले तारीफ था। दिशा की हत्या उसके परिवार के लिए जितनी दुखद है उतनी ही इस समाज के लिए भी दुखद है, क्योंकि दिशा जैसे प्रतिभावान लोगों की हमारे समाज को जरूरत है। लेकिन अफसोस, हम अक्सर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने की बजाय उन्हें जातीय मतभेदों का पीड़ित बना देते हैं, जो बेहद ही निंदनीय है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें